हेलो वेलकम टू ज़रा हट के मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज फ़ौज में आला सतह पर तकर्रियाँ और तबादले हुए हैं, जिसमें सबसे अहम समझे जाने वाली तबादला और तकर्री जो है वो ISI चीफ ISI के जो DG थे जनरल फैज़ हमीद, उनको कोर कमांडर पेशावर लगा दिया गया है और उनकी जगह जो आए हैं वो हैं जनरल नदीम अंजुम। जनरल नदीम अंजुम इससे पहले कोर कमांडर कराची भी रहे हैं और उनके बारे में मतलब अब भी हैं और उन्हें तब कोर कमांडर लगाया गया था जब आपको याद होगा कि IG सिंध का अगवा हुआ था, तो उस वक्त हुमायूं अज़ीज़ जो हैं वो कोर कमांडर थे और उसके बाद फिर जो यूजुअल तबादले होते हैं उसके तहत फिर इनको जनरल नदीम अहमद अंजुम को लगाया गया था। और अब भी ज़ाहिर है कि यहाँ से अब वो ISI के DG किंग्स कॉलेज के पढ़े हुए हैं, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास्टर्स भी किया है। तो इनके बारे में ज़ाहिर है कोई भी जो आर्मी में अपॉइंटमेंट्स का फोकस होता है वो शायद चीफ़ के बाद जिस पर सबसे ज़्यादा मरकज़ निगाह होते हैं वो DG ISI की जो पोस्ट है वो होती है। जो उस बारे में ज़ाहिर है हम लोगों को इतना नहीं पता इनके बारे में, तो कुछ सहाफ़ियों ने आज ट्वीट्स किए हैं और बताने की कोशिश की है कि इनका मिजाज क्या है और इनका स्टाइल ऑफ वर्किंग क्या है। तो अगर मैं वो पढ़ दूँ तो अजमल जामी, मेरा ख्याल है कि अजमल जामी, हाँ वहीं से अजमल जामी जो हैं दुनिया न्यूज़ के अच्छे एंकर हैं, उन्होंने कहा है कि ये दोस्तों के दोस्त निस्बतन बहुत बेहतर सामे, खुली हवा के दिलदादा और डिसिप्लिन के शदीद मद्दा वाक़े हुए हैं, गैर ज़रूरी उलझाव कतई पसंद नहीं। जी अच्छा, कामरान खान साहब ज़ाहिर है हर मौजू पर ट्वीट करते हैं, यहाँ पर भी उन्होंने ट्वीट की है। उनका कहना है कि ऑफिशियल्स हु वर्क विद कॉलीग्स, क्लासमेट्स, जूनियर्स एंड फ्रेंड्स ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम, न्यू DG ISI, recognize him as a man of highest integrity, magnificent time manager, very disciplined, advanced military training studies in UK, added global perspective, और आखिरी लाइन genuinely apolitical। इसका अगर उर्दू में भी ट्रांसलेशन Why not? करें तो कामरान खान साहब ने ये अपना ट्वीट किया है कि नए DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम के साथ काम करने वाले अफसर, मुख्तलिफ अस्करी कोर्सेज़ में उनके साथी, उनके जूनियर अफसर और दोस्त कहते हैं कि जनरल नदीम इंतहाई बाउसूल, शानदार, मुंतज़िम और नज़्म व ज़ब्त के नहायत पाबंद हैं। उन्होंने बरतानिया से भी आला अस्करी कोर्सेज़ किए हैं और वो वाक़यतन एक गैर सियासी शख्सियत हैं। लेकिन मुझे जो दरिया को कूज़े में जिन्होंने बंद किया है बुनियादी तौर पे नए ISI चीफ़ के हवाले से, वो हमारी जो दोस्त हैं गरीदा फ़ारूक़ी जी, और एंकर भी हैं मुमताज़ एंकर, उनका जो ट्वीट है वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगा। वो ये फरमा रही हैं कि नए DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम मैदान हर्ब के जरी मर्द मुजाहिद, तबन कम गो मगर पेशा वराना काबिलियत में सफ़े अव्वल, चेहरे से नरम खू दिखने वाले जर्नैल, सख्त गिर उसूलों के हामी, नरम बरेशम मगर रिज़्म हक़ व बातिल में फौलाद, रिवायती व गैर रिवायती, अंदरूनी व बैरूनी ख़तरों से निमटने की बला की सलाहियत है उनमें। ये उन्होंने बगोया कूज़े में दरिया को बंद कर दिया है, पूरे ओशन को। अच्छा, अब जो है मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, मेरे से मत पूछना, और मुमताज़ तजिया निगार ज़रार खोड़ो चूँकि हमारे दरमियान मौजूद हैं। एक सवाल मीडिया में ये उठ रहा है कि ये जो साबिक़ DG ISI हैं जनरल फैज़ हमीद, उनको जो 5th कोर का पेशावर बनाया गया है सरबराह, पेशावर की जो कोर है, वैसे तो जाहिर है कि मामूल के तबादले होते हैं, किसी को गुजरांवाला कोर दे दी गई, किसी को भावलपुर, मुल्तान, मतलब फ़ौज में तो जाहिर है ये चलता ही है रोटेशन। लेकिन फैज़ हमीद साहब चूँकि ISI के सरबराह से अब कोर कमांडर बने हैं, तो इसमें मैंने 2-3 चीज़ें सुनी मुख्तलिफ़ चैनलों पे। एक में ये कहा जा रहा था कि चूँकि अफ़गानिस्तान में बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है और अभी हाल ही में ये काबुल भी गए थे और इनकी तस्वीर वगैरह भी छपी थी,
तो पेशावर की जो कोर है जो कि ड्यूरेंट लाइन पे है, तो इस लिहाज से ये बहुत अहम है। फिर ये है कि टीटीपी का जो रिसर्जेंस है वो जो है उसके हवाले से भी ज़ाहिर है कि एक अनएक्सपेक्टेड अगर कोई सिचुएशन पैदा होती है तो फैज़ हमीद ने चूँकि वहाँ मुस्तकिल बतौर डीजी निगाह रखी हुई थी, तो शायद वो भी है। और तीसरी एक जो है इम्कान वो ये है कि नॉर्मली जब अगला फ़ौज का सरबराह चुना जाता है तो उसमें ये भी देखा जाता है कि उन्होंने कोर कमान की है या नहीं किया, ये तो है। तो एक चैनल पे ये था कि अब अगर मौजूदा जो सिपह सालार हैं अगर सुबुकदोश होते हैं तो सीनियरिटी के हिसाब से शायद जनरल फैज़ हमीद का चौथा नंबर बने, और नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर के पास 4 की लिस्ट जाती है, तो देखते हैं। और ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर की ये कोई 2-3 ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद होती है, जूनियर को भी एलिवेट कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि उसमें फिर और चीज़ों को भी मद्देनजर रखता होता है कि फौज में इसके बारे में क्या सोचा जा रहा है। ऑन दी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आई मीन अभी तो साल पड़ा हुआ है, अभी साल पड़ा हुआ है, एनीथिंग कैन हैपन। बिल्कुल नहीं, मैं ये सिर्फ ये पॉइंट इसलिए रेज करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी रही हो रही थी कि जी क्या ये डिमोशन तो नहीं है किसी तरह, क्योंकि इट्स नथिंग ऑफ द सॉर्ट, इट्स नथिंग ऑफ द सॉर्ट, इज स्टिल इन लाइन, पॉसिबली चूज हो सकते हैं बिल्कुल अवामी स्टाफ। मुझे नहीं पता अंदर क्या बातें हो रही हैं। जहां तक अफगानिस्तान और टीटीपी की आपने बात की रिलेटेड टू कोर, मेरा ख्याल है कि आपने अपने सवाल का खुद दे दिया है। मैं थोड़ा सा मजीद इसके ऊपर डिटेल यही दे सकता हूं कि बिल्कुल इट इज़ नाउ अ मोर इम्पॉर्टेंट पोस्टिंग इवन, जैसे पास्ट में भी थी जाहिर है, क्योंकि दहशतगर्दी के सबसे ज़्यादा जो लहर ने हिट किया है वो खैबर पख्तूनख्वा में ही, और पिछले 40 साल से 5th कोर की अपनी बिल्कुल इम्पोर्टेंस है। अब ये वही साहब हैं जो गए थे अफगानिस्तान, जी हाँ। सो ऑब्वियसली देयर आर कॉन्टैक्ट्स, एक ये चीज़ है, एक कंटिन्यूटी का आप बिल्कुल कंटिन्यूटी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप इस्तेमाल करना चाहें। जहाँ तक टीटीपी की बात है ये भी मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन ये जो मुज़ाकरात की बात हो रही है इसमें तो हमें बहुत मिक्स्ड मैसेजेस मिल रहे हैं, किसी को एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन टीटीपी के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो कामयाब साबित हो रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ कैसे, क्योंकि अब आज की ही खबर है कम से कम आज सामने आई है कि जो शहरियार महसूद ग्रुप है जो एक बागी हो गया था, एक तरह से स्प्लिंटर आउट हो गया था, उसने ऑफिशियली शमूलियत का ऐलान कर दिया है एक बार फिर तहरीके तालिबान के अंदर। अच्छा, ये 10वां ऐसा ग्रुप है जिसने पिछले साल 2 सालों में रीजॉइन किया है टीटीपी को। ये सिलसिला शुरू हुआ जब नए सरबराह नूर वली महसूद आए जून 2018 में मेरा ख्याल है। और अगर हम सिर्फ पिछले साल की ही बात करें तो 8 इस तरह की तंजीमों ने जुलाई और नवंबर 2020 के बीच एक बार फिर टीटीपी में ज्वाइन किया है। तो टीटीपी के ग्रुप्स के साथ पाकिस्तान की रियासत की बात हो रही है, नहीं हो रही, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा ये हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज क्लियर है कि टीटीपी की रीग्रुपिंग अब टॉप पर पहुंच गई है और आप देख रहे हैं कि तवातुर से हमले हो रहे हैं ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस। तो दिस इज डेंजरस बात है, उस पर खासा रिएक्शन भी आया है, बहुत आना भी चाहिए। कल जो है वो जो एपीएस के शोहदा के जो वालिदैन हैं वो पेशावर में मुजाहरा भी कर रहे हैं, बिकॉज उनका ये कहना है कि उनके बच्चों को टीटीपी के वो तो बिल्कुल है किया था और कल वो भी हो रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत सी चीजें हैं। देखें जहाँ तक इस ऐलान की बात थी या जैसे इंटरव्यू की बात थी उस पर हमें ज़्यादा मौका नहीं मिला। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि इस तरह चीज़ों को अनाउंस नहीं किया जाता जितना कैजुअली इसको अनाउंस किया गया था। अब अली मुस्तफ़ा को ही देखें, उसको तो वो तो हैरान रह गया था कि यार क्या मेरे वाकई इतना बड़ा स्कूप मेरी झोली में का जो इंटरव्यू ले रहा था टीआरटी में जो अली मुस्तफ़ा साहब ले रहे थे, तो इस तरह मजीद कंफ्यूजन ही पैदा होती है। मैं नहीं ख्याल ये कोई सक्सेसफुल सिग्नलिंग है अगर इसकी इंटेंशन ये थी कि हम सिग्नल दें, लेकिन अब पीछे हुकूमत हट रही है। वजीर दाखिला अगर ये कह रहा है जी मेरे इल्म में नहीं है, तो इसका मतलब है कि अब वो और वो कह रहे हैं कि अगर हो भी तो छप्पर में हो, इस तरह करने की जरूरत नहीं है। यही बात, लेकिन तीर तो चल गया, तीर बहरहाल चल गया। ये आज जिस वक्त ये अनाउंसमेंट हुई
उससे तकरीबन 2 घंटे पहले जो मुस्लिम लीग नवाज़ की वाइस प्रेसिडेंट हैं मरियम नवाज़, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी पेशी जो उनकी अपील चल रही है उनकी सज़ा के ख़िलाफ़, उसके बाद मीडिया से बात करते हुए जनरल फैज़ के ऊपर इल्ज़ामात लगाए कि उन्होंने जुडिशरी को इन्फ्लुएंस किया कि वो उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले दें। और एकदम सब हैरान भी हो गए कि अचानक बिल्कुल फुल थ्रॉटल फ्रंट फुट पे आकर के आपके नाम ले देना। और ये भी कहा, उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ जो हैं वो एक सिटिंग हाई कोर्ट के जज जो कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी जिनके फिर बाद में फारिग हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उनके घर गए और ये उनके मुताबिक उन्हें मजबूर किया कि उनकी जो पसंद के बेंचेस बनाए जाएं। तो अच्छा, इससे ये अचानक शायद इतना नहीं है, क्योंकि इससे 1 दिन या 2 दिन पहले एक ट्वीट भी आई थी जो फिर डिलीट हो गई थी। अच्छा, ये भी बड़े मज़ेदार था स्पीच को सुनना, नॉट सो मच फॉर द कंटेंट, लेकिन जो रेस चल रही थी क्योंकि एक मरियम नवाज शरीफ की रेस थी और एक थे वो जो बटन दबाते हैं बीप करने, म्यूट करने के लिए, और कभी वो जीतती थी, कभी वो आगे निकल जाती थी, कभी बीप बटन वाला आगे निकल जाता था। तो बस जो सुनाई देता मैं ये ऐसा कुछ था, कभी कभी गलत चीज म्यूट हो जाती है। अब बंदा कितना, हमारी डीएसएनजी तो नहीं थी वहाँ उस वक्त, पता नहीं, सबकी थी, लेकिन वो म्यूट पे ऐसे म्यूट पे अलग अलग लोग, कंप्यूटर पे टाइपिंग नहीं होती, म्यूट 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 सभी म्यूट कर रहे थे। हाँ, आगे भाई 25 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस को तकरीबन बज़ाहिर, अच्छा उसके साथ जाहिर है जो डिस्क्लेमर इसके ऐसी बातों में हमेशा दिया जाता है कि जी किसी इदारे को टारगेट नहीं किया जा रहा, हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। और अगेन इस पर स्पेक्यूलेशन जो है, और वो भी तो यही कह रही थी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ, और किसकी बात कर रहा हूँ, म्यूट वाले की नहीं बात कर रहा हूँ। और जाहिर है कि लेकिन स्पेक्यूलेशन यही है कि फ्यूचर अपॉइंटमेंट को शायद के बीच में रोड ब्लॉक या कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जा रही है। सियासतदानों के बयानात से रोड ब्लॉक्स नहीं पैदा होते, नहीं वो और रीजन, इसीलिए तो मैंने कोई 10 डिस्क्लेमर उसके साथ ज्वाइन किए। लेकिन कोशिश तो हो सकती है, कोशिश तो बंदा कोई भी कर सकता है, आई थिंक कामयाब हो ना हो, हाँ वो तो वो एक अलग बंदा गलती कर सकता है, गलती कर सकता है। और उससे पहले बेशक म्यूट हो, वो कोर्ट में गई और जो उनके अपील पे रजिस्ट्रार के एतराज़ात थे उनको हटा दिया उसी बेंच ने जो वो सुन रहा था। और अब 13 तारीख से जो है दोबारा समाअत होगी इस सारे मामले की। उन्होंने अपनी पिटीशन में भी कमोबेश यही कुछ लिखा है कि उनके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला दिया गया है वो मैनिपुलेटेड था, अदलिया के ऊपर प्रेशर डाला गया। और अब लेकिन जब हाई कोर्ट में ये चीज़ आएगी तो ज़ाहिर है उनको ये सबूत भी पेश करने होंगे कि हाँ जो मैं कह रही हूँ मेरे पास उसके सबूत भी हैं या नहीं। तो नैब ने कहा कि जी हमें जो है डेली बेसिस पे अब इसकी हियरिंग करें ताकि इस मामले को जल्द से जल्द अपील को और उनके केस को जो है ना अगेन मकसद होता है एक ब्लास्ट, एक इम्पैक्ट, एक तहलका, वो भी है। और जाहिर है कि उसका रिएक्शन भी आया है शेख रशीद साहब से, सुन लीजिए। ये एक्चुअली नहीं चाहती भतीजी के चचा का कोई रास्ता, और निकलेगा भी नहीं। देखे ना वो कोर्ट में गई है, क्या बयानियां लेके जा रहे हैं। इस मुल्क की सलामती का सवाल है और पाक फौज और उसके अदारे इस मुल्क की सलामती के ज़ामन है। इख्तदार के भूखों को कुछ नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, और ये पछताएंगे। और यही लोग हैं जो अपने आप को मरवाएंगे और फंसाएंगे। लेकिन जरा कंपनी की मशहूरी के लिए अगर ये अदारों को निशाना बनाना चाहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनाब ये थे नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल शेख रशीद साहब। यार आप सबको छोड़ दें, वैसे इन बड़ी बड़ी बातों में ना एक खबर है जो मुझे पर्सनली बड़ी इफेक्ट किया है उसने, और मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप इजाजत दें, फयाजुल हसन चौहान साहब यार मतलब की गल की देखो वही ना यार, देखो तीसरी दफा इतने बड़े बड़े लोगों में ना हम छोटे लोगों की तरफ आप देखते ही नहीं, ये बहुत बुरी बात है और ऐसा नहीं करना चाहिए। 3 दफा यार, हाँ, एक ही ओहदे से हटाया गया। अच्छा, पहले दफा हटाया गया था जब हमारे हिंदू बरादरी के बारे में कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए थे जो नहीं करने चाहिए थे। सेकंड टाइम क्या हुआ? सेकंड टाइम ये है कि फिरदौस आपा ने हाथ पकड़ के खींच दिया, और अगर ऐसा होता है तो फिर आपको हटना ही पड़ता है। इन्होंने फिर कोशिश करके जो है फिरदौस आपा को खींचे, फिर फिरदौस आपा को खींचे, वो टग ऑफ वॉर चली, फिर वापस आई। अब थर्ड टाइम हटे और नए जो है, लेकिन कहीं ना कहीं फिट कर जाएंगे, ये फोर्थ टाइम आएंगे। अच्छा, मुझे बात बताएं कि ये जो करोड़ नौकरियां देनी थी, हाँ, ये 3 काउंट होती हैं या 1?
इस पे जरा सोचें। आप ये चाह रहे हैं कि 3 बर्थ हुई हैं फैयाजुल हसन चौहान की, तो फिरदौस आशिक अवान की भी 3 लगाए ना, तो 6 तो यहाँ बन गई ना, 6 तो वैसे ही गई, तो वो तो माइनस करते हैं हम 1 करोड़ में से। एक काउंटर हमें चलाना चाहिए। 5 इसमें से आई भी तो सही ना, ये वापस भी तो आए, अपॉइंट भी तो हुआ। अच्छा, डबल काउंट नहीं कर सकते हम। अच्छा, गुफ्तगू जारी रखें, लेकिन वक्फा लेना, वक्फा ले लें, वक्फे के दौरान गुफ्तगू करते हैं। चलें वक्फा। दी उमर शरीफ 2 अक्टूबर को अमेरिका जाते हुए बगर्ज़ इलाज जर्मनी में नौरमबर्ग में रुके थे। वहाँ तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और वहाँ इंतकाल हो गया। और अब अब्दुल्ला शाह गाज़ी जो कराची के पैटर्न सेंट हैं, उनकी पायती में उनकी तदफीन हो गई है। हम सब जानते हैं कि थिएटर, टेलीविज़न और फिल्म का कितना बड़ा नाम था, और हमारे लिए तो खैर जो थे सो थे, लेकिन सरहद पार भारत में भी उनका इम्पैक्ट, वहाँ के जो इंडियन रियलिटी शोज़ हैं उनमें जो फ़नकार आते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, जो हम 80s, 90s और 2000 और 2010 में उमर शरीफ साहब की ज़बानी सुना करते थे, वो वहाँ इंडिया में रिसाइकल होता रहा। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने चुराया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि वो भी उमर शरीफ को गुरु मानते हैं। गोया उमर शरीफ सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, जनूबी एशिया की मीरास थे। बॉलीवुड की कई फिल्मों में जो कॉमेडियंस हैं, उन्होंने लाइनें की लाइनें उमर शरीफ साहब की रिपीट की, और ऐसी फिल्मों की तादाद 20 में है। आज जो जनाजा हुआ उसमें सोहेल अहमद साहब जो हैं, हम सब जानते हैं, वो भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि उमर शरीफ साहब रुस्तम मज़ाह हैं। इसके अलावा जो उनके देरीना साथी और दोस्त शहजाद रज़ा साहब हैं, उनकी एक लाइन मुझे याद आ रही है कि जब तक लोग हंसना चाहेंगे उमर शरीफ ज़िंदा रहेगा। बेशक। हनीफ राजा साहब भी उन्हीं दोस्तों में शामिल हैं जिन्होंने उमर शरीफ साहब के साथ एक ज़िंदगी का सफ़र मुकम्मल किया। थैंक यू सो मच कि आज आपने इस मौके पे हमें ज्वाइन किया है। आप क्या कहते हैं? जी, मैंने आपको कुछ कोट्स बताए जी से, दूसरे लोगों की। देखिए, आप सब क्योंकि उमर शरीफ साहब को देखते रहे, हम सब जी, और ये जितने आपने कोट्स बताए ये बहुत उम्दा हैं, वो सोहेल अहमद साहब का हो, शहजाद रज़ा साहब का हो। मैं उमर शरीफ साहब को, मैं बड़ी आपको एक सच्ची बात बताता हूँ, और ये एतराफ़ करता हूँ मैं, और ये एतराफ़ कमाल भी हो सकता है, कह सकते हैं हम इसको, एतराफ़ फ़न भी कह सकते हैं। उमर शरीफ साहब अगर ना होते तो शायद मैं शो बिज़नेस में ना आता। मैं तो असल में स्केचेस बनाता था, लाइन वर्क करता था और मैं स्केचेस बनाता था, लेकिन क्योंकि मैं स्कूल के ज़माने में भी कर रहा था, जब मैंने उमर शरीफ साहब को देखा तो मुझे लगा कि ये तो सब कुछ इस तरह, मुझे भी शौक़ है, ठीक है ना, एक मोटिवेशन मिलती है। तो वो मोटिवेशन मुझे उमर शरीफ साहब से मिली और मैंने उसको करना शुरू किया। अच्छा, जहाँ जहाँ मुझे लगा कि ये मेरा फ्लॉ है, वहाँ मैंने उनको गाइडलाइन बनाकर देखा, तो वो मेरी कमी मुझे लगा कि वो पूरी हो गई है और मैं कुछ सीखता हुआ जा रहा हूँ। तो आप ये कह सकते हैं कि गायबाना उस्ताद होते हैं ना, तो वे गायबाना उस्ताद से बन गए। अच्छा, मुझे कोई, बिल्कुल एतराफ़ कर रहा हूँ इस बात का कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि प्रोफेशनली इसको करूँ, लेकिन वो जब वो चल हो गया तो फिर लामोहला मेरा एक शौक़ था कि मैं उमर शरीफ साहब से रूबरू मिलूं। जब मैं उनसे मिला तो जो मेरे जहन में एक हौला था, जो एक इमेज था कि यार इतना बड़ा एक नाम और ऐसा ऐसा ऐसा, वो उससे यकसर मुझे मुख्तलिफ लगे। मुझे ये बात भी बड़ी अच्छी लगी, वो मैं आपको बताता हूँ।
मुख्तलिफ इसलिए लगे कि मैंने ये भी सीखा कि हर वक्त आप वो आदमी जो आप एक कैरेक्टर पेंट करके कर रहे होते हैं ना, हर वक्त वो आदमी बन के नहीं रहना चाहिए। आप जो भी हैं एक वक्त होता है आप वही होते हैं। उनकी एक खूबी थी जो जिसका मैं बेपनाह एडमायरर था। मैंने उनके साथ ट्रैवलिंग भी की, मैंने उनके साथ बहुत सारे शोज़ किए। उनको मैंने जब उनकी हार्ट सर्जरी हुई तो हम लंदन गए एक शो के लिए, और उसमें पाकिस्तान से बेशुमार आर्टिस्ट गए। उसमें रहीम शाह थे, उसमें नजम शिराज थे, लाहौर से शाहिदा मिनी आई थी और बहुत सारे लोग। तो ये बड़ी नकाहत में थे। और मैंने फिर हीथ्रो एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर लेके मैं कैरी करता हुआ इनको बाहर लेकर आया, और फिर हम वहाँ गए जब शो में जाना। वहाँ एक बात मैंने इनसे सीखी, उमर शरीफ साहब से, कि आप किसी भी कैफियत में हों, शो मस्ट गो ऑन। यप। और आपको कहीं भी जो है ना होप नहीं छोड़नी है। आपने उम्मीद छोड़ दी, आपने अपने अंदर अपने आप को ये बता दिया है कि यार मैं तो ख़त्म हो चुका हूँ। तो फिर आप वाकई ख़त्म। नहीं, फनकार तो ये अफोर्ड कर ही नहीं सकता इस तरह की सोच। एक वक्फा लेते हैं यहाँ, और वक्फे के बाद हम वापस आते हैं और हनीफ राजा साहब से उमर शरीफ की मज़ीद यादें शेयर करेंगे। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं हनीफ राजा, जो कि उमर शरीफ मरहूम के करीबी साथी भी थे। उनके साथ उन्होंने स्टेज भी शेयर किया और बहुत से प्रोग्राम्स में। आपने अपना तो बता दिया कि कैसे मुलाकात हुई, सारा वो मेरे। उमर शरीफ 80s में पूरा उन्होंने थिएटर कर लिया, फिर वो फिल्मों की तरफ चले गए सारा। तो यहाँ से जो उनका सफ़र था लाहौर तक का, तो क्या उसमें क्या अमर था कि वो फिल्मों में ट्राई करना चाहते थे या स्टेज बहुत हो गया था? कराची में जाहिर है कि अच्छा भला उनको भरपूर स्टेज मिल रहा था, लाहौर क्यों गए वो? अच्छा, उसकी एक वजह शायद यह है कि जो मैं समझ पाया हूँ, इस मौजू पे कभी इतनी बात नहीं हुई, दूसरे मौजूआत पर बहुत बात हुई है, घंटों बातें हुई हैं उमर भाई से। वो बुनियादी तौर पे उनकी जो इंस्पिरेशन थी वो थे मुनव्वर ज़रीफ साहब, ठीक है ना। और वो फिल्म से ताल्लुक़ था मुनव्वर ज़रीफ साहब का, और उन्होंने फिल्में बेपनाह देखी। और वो बताते थे कि मैं छोटा था, फिल्म देखता था तो मैं देखते देखते सो भी जाता था। एक शो देखा है, उसके बाद दूसरा शो भी देखने बैठ गए टिकट लेके। वैसे ही जुनून था, वैसे ही जुनून था ना। तो वो फिल्म उनके अंदर आ गई थी। तो उनका कहीं ना कहीं एक टारगेट ये ज़रूर रहा होगा कि मैं फिल्म में काम करूं या फिल्म बनाऊं। अच्छा, उनको फिल्म में लिया, और जावेद फाजिल साहब ने लिया उनको फिल्म में। हिसाब फिल्म थी, तो ये भी किस्सा बड़ा मज़े का है, ख़ुद भी सुनाते थे वो। फिल्म में क्योंकि डबिंग होती है तो ये एक्सटेम्पोर बोलते थे, स्क्रिप्ट से हट के भी। एक चीज़ होती है वन लाइनर, हमने सिर्फ वन लाइनर लिखा और हमें पता है कि यार इसमें क्या खेलना। हाँ, अब जैसे आप तीनों माशाल्लाह आप लोगों की केमिस्ट्री बन गई है, और मैं अभी ब्रेक पे पूछ रहा था कि ये पहले से बनी हुई थी या बन चुकी है। आपने अरेंज मैरिज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, मेरा ख्याल है यही ऐसा ही है। तो उनकी भी एक केमिस्ट्री जो बन जाती थी आर्टिस्टों के साथ। फिल्म में जब उन्होंने काम किया तो जो स्क्रिप्ट था वो भी बोला, उसके बीच बीच में उन्होंने अपनी ही बातें भी करना शुरू कर दी। और उनको जावेद फाजिल साहब ने कहा कि नहीं उमर, ये वो खुद बताते हैं मुझे, इम्प्रोवाइज मत करो। हाँ, वो क्योंकि फिर इसको डब करने में मुश्किल हो जाएगी, डबिंग कैसे करेंगे। तो उस फिल्म में उन्होंने काम किया। उसके बाद एक आध फिल्म में, और शायद वो सैराब नहीं हो सके, तो उनको लगा कि यार मुझे अपने टाइप में, क्योंकि वो मुझे स्टेज ही करता है जी, वो उनकी जो तबीयत थी ना, वो फिल्म में किसी की डायरेक्शन को मतलब इस तरह फॉलो नहीं, बंद के काम नहीं कर सकते। सही लफ्ज़ है, बिल्कुल ठीक है ना। वो बड़ा खुल के अपने टाइप में काम करते। वन मैन शो भी तो थे ना, स्टेज पे पूरी आज़ादी, वो खुद पूरी फिल्म थे, पूरी फिल्म। क्या अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसा ही था। तो उन्हें लगा कि यार मैं सही मानों में एक्सपोज नहीं हो पा रहा हूँ, या मेरा टैलेंट जो है ब्रीफ नहीं हो पा रहा है। तो फिर उन्होंने अपनी खुद फिल्म बनाई मिस्टर 420, और उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। और इतनी वो फिल्म कामयाब हुई, इतनी चली। जब वो फिल्म हिट हो गई तो फिर आपको पता है इंडस्ट्री में तो एक भेड़ चाल चलती है। तो वो फिर हर फिल्म में इतने मसरूफ थे कि उनको सोने का टाइम नहीं मिलता था। एक दफ़ा उनकी आंख लग गई थी गाड़ी चलाते हुए, तो शायद हल्का फुल्का, हाँ, लाहौर में एक्सीडेंट भी हो गया था। तो इतने मसरूफ़ होने की वजह से वो लाहौर चले गए। फिर वहाँ पे थिएटर भी किए। फिर एक था
महफिल सिनेमा, तो उसको महफिल थिएटर में कन्वर्ट भी किया और वहाँ भी बड़े कामयाब ड्रामे चलते रहे। ये वजह थी लाहौर जाने। तो बुनियादी तौर पर थे तो वर्कहॉलिक ही जी, मतलब बस 24 घंटे या एक प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हुआ तो दूसरे प्रोजेक्ट पर। बिल्कुल ऐसे होता है। अच्छा, वर्कहॉलिक हम किस तरह हो जाते हैं? कभी पहले हम काम के लिए भाग रहे होते हैं कि यार ये हमारा टारगेट है, ये मिल जाए। जब वो टारगेट मिल जाता है फिर हम उसमें फंस जाते हैं कि अब पूरा करके देना है। फिर हम उसके आदी हो जाते हैं और फिर वो करना ही करना होता है। तो मुझे जो लगता है कि आप फिर वो उमर भाई का ओढ़ना बिछोना, उनकी इंटरटेनमेंट, वो सिर्फ काम ही काम बन गया था। उसकी वजह से उनकी सेहत भी बहुत मुतासिर हुई। तो 80s तो गोल्डन एरा था पाकिस्तान की कॉमेडी का, चाहे वो थिएटर में हो चाहे टीवी में हो। 90s तक वो चीज़ चली। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे हमने देखा कि हमारे यहाँ से वो मिजाज ख़त्म होता जा रहा है। चाहे स्टेज पे हो, जहाँ पंजाब का स्टेज है तो वो जाहिर है वो एक दूसरी जुगत वाला, वो बहुत ही मुख्तलिफ है। कराची का स्टेज जो है वो नहीं रहा जो उमर शरीफ के दौर में था। तो ये इसकी आपको क्या वजह नज़र आता? देखिए मुबशिर साहब, इसकी जो मैं वजह समझ पाया हूँ, ये जो फ़नून लतीफ़ा की जितनी इसनाफ़ हैं, इसमें कोई भी आप ले लें, आप पेंटिंग ले लें, शायरी ले लें, कोई भी काम ले लें ना, तो उसमें जब तक जुस्तजू नहीं है तो जब तक आप काम बहुत अच्छा कर नहीं सकते। अच्छा, मैंने उमर शरीफ साहब के साथ भी काम किया, मोइन भाई के साथ भी बात किया, मोइन अख्तर साहब के साथ। इन दोनों में जो एक कदर मुश्तरक थी, वो कॉमन ये चीज़ थी कि दोनों को जुस्तजू थी काम करने की, और वो नया सा नया और नया सा नया गेटअप चीज़ें, ये आखिरी वक्त तक दोनों आखिरी दम तक ख़त्म क्यों हो रहा है? फिर जो मेरी लौट आई उनको देखकर, ये वाली खेप आई, हमने देखा हम में जितना भी टैलेंट था, हर बर्तन उतना ही पानी भर सकता है जितनी उसमें गुंजाइश हो। जो हमारी कैपेसिटी थी हमने उनसे लेने की कोशिश की, उसको पॉलिश करने की कोशिश की, उसको इम्प्लीमेंट किया, किसी ना किसी लेवल पे हम भी आ ही गए। अब जो मैं देख रहा हूँ, अब जुस्तजू ख़त्म हो गई है। वो ये चाहता है आदमी कि मैं रात को टीवी पर आऊँ और मैं ओवरनाइट स्टार कल मैं हिट बन जाऊँ बस। और वो ये समझ रहा है कि ये लोग जो स्टार बने इनकी मजबूरी थी इतना मेहनत करने की। ऐसा नहीं है, मेहनत हमेशा करनी पड़ती है। बहुत अच्छा पॉइंट। उसके नतीजे में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मौजूदा जनरेशन है एक्टर्स की, और इससे पिछली जनरेशन जिनसे आपका ताल्लुक़ है, और उमर भाई वगैरह, और उनसे पहले ज़रा सा मोइन अख्तर साहब जी, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स थे, लेकिन जेलसी का कोई ट्रेस मैंने उस लेवल के फनकारों में नहीं देखा, वरना पता चल जाता है, वो छुप नहीं सकता है। जूनियर्स को अगर वो डिस्करेज करते तो ये लोग नहीं आ सकते थे, बिल्कुल ये खेप नहीं आ सकती थी। तो इनसिक्योरिटी होती है। अच्छा, डिस्करेज करो। अब जो है इस पैरामीटर पे वो जो आपने कुछ रुकावटें बताई, तो ये रुकावटें आज मुझे ज़्यादा फील होती हैं कि चूंकि कट थ्रोट कंपटीशन है, लिहाजा मैं दूसरे के कंधे पे अपना पैर रख के आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये भी एक रीज़न है। बिल्कुल आपकी बात बड़ी बजाय, और मार्केट उतनी ही है। मार्केट उतनी है। बहुत कंप्लीट कर दिया आपने बात। अच्छा, कट थ्रोट वाला लेवल आता कब है? जब आप में सलाहियत की कमी होती है। ये एक कुदरती एक सिचुएशन है। वो जब आप के अंदर सलाहियत होती है तो मेरे ख्याल में जेलसी का वो लेवल रहता नहीं। वो जेलसी आपकी रश्क में तब्दील हो जाती है। फिर आपको अच्छा लगने लगता है, नहीं यार मैं भी ऐसा करूँ। जिसका अभी वसत साहब आपने जिक्र किया है कि पहले मोइन अख्तर साहब एक्सक्यूज मी, उमर शरीफ साहब, या उस एरा के जो लोग थे ना, उनका कंपटीशन ज़रूर था कि आगे निकलने के लिए दौड़ना तो ज़रूरी है ना, लेकिन स्टेज पे एक दूसरे की इज्जत एहतराम, हेल्दी, कि ये मेरे गुरु हैं, ये है, वो सारा एक ट्रेडिशन निभाई जाती है। अब क्या हो रहा है कि मेरी शक्ल वसत साहब से मिलती है तो मैं वसत बन जाऊंगा शायद कल, है ना, मेरी ज़रार साहब से, मुबशिर साहब से, या मैं इन जैसे कपड़े पहनता हूँ तो ऐसे जाऊँगा, या मेरे अब्बा कोई बहुत बड़े आदमी हैं तो वो मुझे ला के इम्पोज कर देंगे लोगों के ऊपर, पैराशूट हो जाऊंगा। ठीक है, तो आप मशहूर हो सकते हैं, मकबूल नहीं हो सकते। ये वेरी गुड पॉइंट। अच्छा, ये उमर शरीफ साहब उन लोगों में से हैं, और जैसे चंद लोग ही होते हैं जिनके डायलॉग, जिनके जुमले हमारी ज़बान का हिस्सा बन गए हैं।
राइट मतलब मेरा ख्याल है आप यंगर जनरेशन की बात कर हम कर सकते हैं, हम तो मतलब बाल सफेद हो गए हैं ना, नहीं बिल्कुल हम बच्चों की बात कर सकते हैं। आजकल के बच्चे भी शायद वही अल्फाज वही जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि ये उमर शरीफ साहब से आए हैं। वो मैं ऐसे ये नहीं कह रहा हूँ, क्रिटिसिज्म नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एजाज है किसी के लिए कि उनके जो जुगटे हैं वो आपके पॉप कल्चर, आपकी जबान का हिस्सा बन जाए, लिंग्विस्टिक साइकी में चले जाए, लिंग्विस्टिक साइकी में चले जाए ना। मोइन अख्तर साहब के साथ भी ऐसा हुआ। एग्जैक्टली सही है, और भी बहुत लोग हैं। तो इतनी बड़ी हस्ती, ठीक है, अब आजकल बंदा कहीं जाए, थोड़ी सी भी एक दो आप अपीयरेंसेस में आए तो 3-4 लोग आ जाते हैं, सर हमने आपको वहां देखा था, और मतलब बंदे का सच आप क्राइटेरिया ये है कि मेरी फुप्पी भी जानती है। नहीं वो हाँ वो ये ऐड है मेरे नहीं, साथ। वो तो बहुत बड़ी बात है ना, पुप्पी आ जाती है। हाँ। तो आबा सर भूल जाता है। ये ऑन ग्राउंड कैसे रहे इतनी सक्सेस के बाद? जर्रार साहब आपने इतनी अच्छी बात की है, मैं यही कह सकता हूँ कि खुश रहें, जीते रहें, इसलिए नहीं कह सकता कि माशाल्लाह आप तो खुद बुजुर्ग आदमी हैं। लेकिन अगर वाकई इतनी अच्छी बात है तो ब्रेक के बाद अभी आप सोचे, ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही है द लेजेंड उमर शरीफ साहब के बारे में। तो सवाल आपसे ये था कि इतनी, और वाकई वो लेजेंड ही लेजेंड रहेंगे, इतनी शोहरत हासिल करने के बाद फिर भी उनके पैर जमीन पर कैसे जमते? सर में क्यों नहीं घुसी? सर पे कैसे नहीं घुसी? बहुत अच्छा बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है आपका। देखिए, जब सर खाली होता है तो उसमें गुरूर समाता है ना, वहाँ गुरूर रखने की जगह ही नहीं है, ये बात ठीक है ना। तो फिर गुरूर समाएगा कैसे? मैंने जैसे अभी मैं अर्ज़ कर रहा था कि मैंने उमर शरीफ साहब के साथ ट्रैवलिंग भी की, मोइन अख्तर साहब के साथ भी ट्रैवलिंग की। ये पाकिस्तान में पाकिस्तानी कॉमेडी के दो ऐसे बड़े नाम हैं जो बिलाशुबा और बिला मुबालगा बड़े नाम हैं, ठीक है ना। उसके बाद भी लोग हैं, अमानुल्लाह साहब भी बहुत बेहतरीन काम करने वाले बादशाह थे अपने काम। सुहेल अहमद साहब हैं, क्या बेहतरीन काम करने वाले लोग हैं। उमर भाई के साथ मैंने ट्रैवलिंग की तो पहले तो डरता है ना आदमी कि यार इतनी बड़ी सेलिब्रिटी के पास मैं जा रहा हूँ, मेरा बड़ा फेवरेट है। अच्छा, एक तो ये भी होता है जब कोई अपने बहुत फेवरेट आदमी को देखता है ना, या कोई मशहूर आदमी को देखता है, जैसा भी वसत साहब से मेकअप में बात हो रही थी, तो वो एक तो नाम भूल जाता है हाँ ना, वो वसत साहब को फसाद बोल देगा, कोई और नाम ले देगा। मैं एक दफ़ा फरीद खान साहब के साथ जा रहा था कहीं, तो वो बच्चा दौड़ता हुआ आया पीछे, अरे तारिक अजीज अब आप ये देखें ना, फरीद खान साहब का वो बच्चा कभी पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा उनकी कोई चीज़ तारिक अजीज से नहीं मिलती, ना वाटर कूलर मिलता है, ठीक है ना इलेक्ट्रा। तो अब वो उमर भाई के पास जो लोग आते थे ना, अच्छा, उनके फैन में मैंने हमेशा 24 कैरेट्स के ही फैंस देखे, कोई मिलावट वाला बनावट वाला फैन नहीं, क्योंकि ओपन आदमी थे। हाँ, मुंह पे दे मारते, हाँ मुंह पे दे मारते ऐसा थे। तो वो उनका फैन आता था और कोई वो समझ जाया करते थे कि यार ये ज़रा अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो प्यार मोहब्बत से, बेटा क्या बात है, अरे बताओ, मजाक में घुमा के। उसके बाद वो उसका मुद्दा यही होता था कि या तो जब ऑटोग्राफ होते थे 10-15 साल पहले तक, तो ऑटोग्राफ दे दें, या उसके बाद सेल्फी करवा दें। लेकिन उनके दिमाग नहीं थे ख़राब। इसमें मेरे ख्याल से जिन लोगों के दिमाग ख़राब हो जाते हैं और जिनके सही रहते हैं, जिनके सही रहते हैं वो बेहतरीन मैन्युफैक्चर्ड होते हैं फ्रॉम द अल्लाह, और जिनके ख़राब हो जाते हैं उनमें शायद कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होता है मौजूद। अच्छा, आप प्रैंक्स की दुनिया में आप ज़ाहिर है क्या कहने, उमर शरीफ साहब भी प्रैंकस्टर थे? नहीं, उमर भाई प्रैंकस्टर नहीं थे, मतलब आपस में कभी? अब वो अच्छा सवाल है, आपको बताता हूँ एक वाक़या आपको। मैंने भी सुना है, मैंने देखा नहीं, किसी ने बताया मुझे। फुरकान हैदर साहब जो हमारे लेजेंड डायरेक्टर, स्टेज के बकरा किस्तों पे और बुड्ढा घर पे है, और बेशुमार उमर भाई के एक वो था, इनकी जोड़ी थी जी, सैयद फुरकान हैदर और उमर शरीफ साहब। उमर शरीफ और सैयद फुरकान हैदर जहाँ लिखा हुआ आ जाता था वो सोल्ड हो जाता था वहाँ, और आदम जी ऑडिटोरियम में ड्रामे होते थे। मैंने भी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ड्रामा देखा था, शादी हो तो ऐसी, और ये लेट 70s की बात है।
9th में था, 8th में था, तो हम गए थे, रात को जाने की परमिशन नहीं थी, तो पहली दफ़ा देखा, मुझे वो दुनिया ही अलग लगी। तो खैर ये बात प्रैंक्स की हो रही है, उमर भाई प्रैंकस्टर तो नहीं थे, लेकिन वो आम जिंदगी के प्रैंकस्टर थे। हाँ। वो किसी ने दुबई ये गए थे या कहीं, तो एक फ़ैन आ गया और वो बार बार आके कह रहा है, उमर भाई मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा बहुत शुक्रिया उमर भाई, आप हम खाना खाएं ना हमारे साथ। उन्होंने कहा नहीं, हमारा शेड्यूल बड़ा पैक है, दुबई में हम शो के लिए आए हुए हैं, फिर अबू धाबी चले जाएंगे और यूँ चले जाएंगे। नहीं अच्छा उमर भाई चाय तो पिए ना। उमर भाई नहीं ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कोई काम बताएं। मैंने कहा नहीं यार कोई नहीं, बाबा तुम्हारा बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नहीं मुझे कोई काम बताओ ना। यार एक काम कर, ये अलमारी यहाँ से उठा वहाँ रख दे। और सीरियस, बिल्कुल सीरियस मुंह बना के। अब वो समझा, और कोई सब सीरियस बैठे हैं और वो कह रहा है नहीं मजाक। बोल रहा यार मैं मजाक कर रहा हूँ, तुमने खुद ही तो कहा है कि मुझे कोई काम बताए। अच्छा वो ये वाली अलमारी अगर नहीं तू उठा सकता, वो सामने वाला जो संदूक है ना वो उठा के इधर रख दे, या वो टेबल उठा। और वो वाकई उठा के रखने लगा तो लोगों की हंसी छूट गई। फिर उमर भाई ने उसके मजाक प्यार व्यार करके, तो इस तरह के प्रैक्टिकल जोक्स वो करते थे। आपने सही कहा। एक उन्होंने बताया कि वो पीसी में ठहरे हुए थे एक तवील अरसे के लिए, तो एक साहब थे, उनके फ़ैन थे, कोई भट्ट साहब थे, उनके लिए कहने लगे मैं तेरे लिए खाना बना के लाऊंगा ना हर दोपहर को। तो आ जाते थे खाना लेके, तो 3-4 दफ़ा तो इन्होंने ले लिया। फिर ये थोड़े तंग आ गए, तो इन्होंने मैनेजमेंट से कहा कि यार कैसा होटल है ये, 5 स्टार, एक बंदा आता है अंदर और खाना बेचता है नॉक कर कर के दरवाजों को। तो उसने कहा हुलिया क्या है? उनका हुलिया ऐसा है और अभी आने वाला है। ये बात तो उन्हें वो आए देखचे लेके, तो नीचे ही जो है उन्होंने मैनेजमेंट ने रोक लिया कि अबे तू खाना बेचता है यहाँ पे। उसने कहा मैं तो देने आया हूँ। कहने लगे नहीं, तो उसे निकाला। तो उसके बाद फिर वो बहुत ही, तो इस तरह के प्रैंक्स, बहरहाल इस तरह के लोग प्रैंक्स तो देखिए जो कॉमेडियन होता है ना उसके अंदर कहीं मौजूद होता है ना, तो उसके बगैर शरारत के बगैर तो ठीक है ना, शरारत के बगैर। मुझे मोइन अख्तर साहब ने एक छोटा सा वो सुनाया, जो निराला साहब थे पुराने हमारे एक्टर सीनियर। वो क्या करते थे कि जिस महकमे का आदमी बैठा हो ना, बड़ी बातों बातों में उस महकमे की बुराई शुरू कर दिया करते थे। ये लोग कहीं जा रहे होंगे ट्रेन में, तो टीटी आ गया, सबके टिकट चेक कर रहा है, अब ये लोग सब बैठे हैं। तो अब ये निराला साहब मोइन अख्तर साहब से कह रहे हैं, मोइन तुम्हें पता नहीं है ये रेलवे के लोग जो है ना ये पंखा उतार के बेच देते हैं। और वो थोड़ा सा घूमा बंदा, उसका कहना है ये बल्ब भी उतार के ले जाते हैं। वो आ गया, कहना है जी मैं आपकी फिल्में देखता हूँ और बड़ा आपसे प्यार करता हूँ, ये बल्ब और ये पंखे हमारे घरों में नहीं चलते, इसके वोल्टेज कुछ और हैं। कह रहे तुम्हें क्या पता, किसी रेलवे वाले से पूछो। अब ये टीटी से कह रहे हैं, वो कह रहा जनाब मैं रेलवे में ही हूँ। तो ये प्रैक्टिकल जोक करते थे। बहरहाल वक्त की कमी, थैंक यू सो मच कि आपने इस मौके पे हमें ज्वाइन किया। उनके याद में कुछ शेयरिंग हो गई। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, हमें आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।